Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the 10th class present on that side. We are again present here on the same platform of the live physics to complete our 10th class magnetic effect of current. So we are at the end to complete that, but as you know, जो मैंने आपको पहले भी mention किया है, that officially we are done with the magnetic effect of current. Officially word means I am talking on the behalf of NCERT. तो एनसीईआरटी बेसिस पे हम लोग सीबीएसई लेवल का सारा काम कर चुके हैं. लाइक इफ आई गिव यू द समराइजेशन, वी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिएस्टेड लेक्चर 1. We discuss about the magnetic field and its properties and its magnetic field lines. Then we discuss about the some of the basic property means the magnetic field line pattern due to the bar magnet, due to the straight wire, due to the circular wire. वो सब हम लोगों ने ड्रॉ किया. Then the lecture number 3 and 4 using the formulas for the magnetic field and their numericals. These 3 and 4 for the numericals, ये दोनों आपके NTSC लेवल के लिए थे. Then we again entered into the solenoid. हमने solenoid को पढ़ा, उसकी magnetic field, उसके formulae को देखा. Force acting on a charged particle, force acting on a current carrying conductor. हम यहाँ से शुरू हुए. Then we on the basis of that concept that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. And with that concept what we have done the DC motors. हमने DC motors को work किया और DC motor पे काम किया. After that, after dealing with the DC motor, what we enter into the EMI, the Faraday concept of electromagnetic induction. हमें उसे पढ़ा, उसको find out करने का rule देखा, and on the basis of that हमने एक और device बनाया जो हमने last lecture में किया था, that was generator, AC and DC generator. Now the point is that अभी भी प्लीज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क मिले थे. प्लीज बेटा आपको AC एंड DC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एवरीथिंग आई नीड टू चेक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ द स्नैपशॉट लेके प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहिए. ओनली द फ्यू स्टूडेंट्स हैव सेंड मी. ओके, सो प्लीज टेक द सीरियसनेस इन द फैक्टर. सीरियसली जाइए और उसे कंप्लीट डन आउट करके मुझे वो वापस से दिखाना. नाउ The today's lecture AC generator आपका लास्ट टॉपिक था. एवरीथिंग वो आपका डन है. ओके, एनसीईआरटी में आफ्टर AC generator what we have the domestic circuit connection. एनसीईआरटी बुक में डोमेस्टिक सर्किट कनेक्शन है, बट वो मैं ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिसिटी में करवा चुका हूँ. द डोमेस्टिक अप्लायंस कहाँ पे है, पैरेलल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. लाइव वायर, अर्थ वायर, सब कुछ हो चुका है. सो द पॉइंट इज दैट अब हमारे पास जो आखिरी चीज, आखिरी तो नहीं बोलूंगा, अभी भी 2-3 चीजें हैं, एंड आई वुड टेक 2 or 3 more lectures to that for the NTSC purpose. So today's lecture is completely on the behalf of NTSC, completely behalf of NTSC. कोई इसका CBSE या NCERT से कोई लिंक नहीं है. और जब आप प्लीज the students on that side, you all preparing for the NTSC or planning for that, और हम अचीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. आई नो अभी हमारा कनेक्शन नहीं है, बट हम अपने टॉपिक को रिलेवेंटली क्लियर करके इसे जब भी हम फीडबैक लेंगे फ्यूचर में हम लोग इसे डन करेंगे. बट द पॉइंट इज दैट दिस टॉपिक इज फॉर द NTSC पॉइंट ऑफ व्यू. इससे क्वेश्चन भी आए हैं NTSC से, और ये चीज आपके साथ इंपॉर्टेंटली वर्क भी करेगा. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद द ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर से बात करना शुरू करते हैं. एंड आई नो you all have heard about this. ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा. मींस ट्रांसफॉर्मर मींस द डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आपके सराउंडिंग में, आपकी कॉलोनी के अंदर होते हैं, आपके घर के बाहर, मींस 4-5 हाउस सप्लाइसेस का एक ट्रांसफॉर्मर जैसा लगाया जाता है, जिसे हिंदी में क्या बुलाते हैं, बिजली का टंकी बुलाते हैं, आई थिंक, है ना, ऐसा ही कुछ सुनने को मिला मुझे भी. ओके, सो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग क्या बुलाते हैं जनरली, बिजली का टंकी. अब मैं यहां से प्लीज आप लोगों को कुछ चीजें क्लेरिफाई करवाना चाहूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज डू नॉट कॉल ट्रांसफॉर्मर एज अ बिजली का या लाइट का टंकी. डू नॉट कॉल दैट एज अ लाइट टैंक. मतलब हिंदी में बोले टंकी को हिंदी में इंग्लिश में टैंक बोलते हैं, और बिजली को लाइट बोलते हैं. तो लाइट का टैंक मत बुलाइए उसे, बिजली का टंकी मत बोलिए. इसके लिए एक रीजन देता हूं. हम किस चीज को टैंक या टंकी बुलाते हैं, अगर सीधी सी बात है, हम किस चीज को टैंक या टंकी बुलाते हैं? हम उन चीजों को टैंक या टंकी से डिनोट करते हैं which can store anything.
जैसे इफ आई से, सो अभी मैं विलेज में रह रहा हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली है, तो अब ऑब्वियसली बात है ड्यूरिंग द लॉकडाउन हाउस होल्ड में इन्वॉल्वमेंट रहता है तो सुनने को मिलता है। जैसे व्हाट वी यूज्ड टू कॉल पानी का टंकी, बोलते हैं ना पानी का टंकी या वाटर टैंक, डेफिनेटली सो इट इज अ वाटर टैंक। क्यों? क्योंकि वो वाटर को स्टोर कर रहा है और जब आपको जरूरत है तब आपको वो पानी दे भी सकता है। ओके तो ऐसा कुछ कर रहा है, पानी का टंकी ऐसे ही बोलते हैं। ओके फिर उसके बाद आते हैं हम जो लोकली हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे वीट का टंकी, गेहूं का टंकी या फिर अनाज का टंकी बुलाते हैं। तो व्हाट वी डू, हमारे पास एक कंटेनर टाइप होता है और उसमें हम लोग अपने रिक्वायर्ड जो भी हमारे अनाज है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम स्टोर करके रखते हैं एक वेरी लार्ज अमाउंट पे। ओके टंकी वर्ड यूज किया जाता है जब एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ थिंग को हम स्टोर करके रखें। ओके तो सीधा सा बात है तो वो वैसे हो गया। तो अब जितने भी एग्जांपल हम लोग टंकी के लिए यूज करते हैं वो चीजें हैं जो चीजों को स्टोर करती हैं। The tank word is used to indicate that thing which can store any element। और जब भी आपको उस एलिमेंट की रिक्वायर्ड हो आप उस एलिमेंट से निकाल लेते हो, चाहे अनाज हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनी अदर फैक्टर हो। गॉट इट? एग्री करते हो कि नहीं करते? अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर पे। हम इसे बुलाते तो हैं क्या, बिजली का टंकी। तो अब देखो इस चीज से बहुत डाउट आए और ये पॉइंट मैंने पहले क्यों उठाया, बिकॉज देयर वाज अ वन सिंगल नॉट अ स्टूडेंट बट एक छोटा सा बच्चा था मेरे ही नेबर में। सो डेफिनेटली ही आस्क्ड मी ना, सीधा सा फिजिक्स पढ़ाते हो भाई? हाँ। सो एक सवाल है सीधा सा, इसे टंकी बोलते हैं ना, टंकी क्यों बोलते हैं इसे, जैसे पानी का टंकी। उसने ये सवाल उठाया था, दैट वाज द जेन्युइन वन और आपने शायद कभी सोचा भी हो। और आज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दूंगा आपके सामने। तो पहली बात, इसे टंकी मत बुलाइए क्योंकि ये लाइट को स्टोर या बिजली को स्टोर नहीं करता है। इट डज नॉट स्टोर द लाइट, ये लाइट को स्टोर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि लाइट आ रहा है और वो ट्रांसफार्मर एक टंकी जैसा ही दिखता है मुझे रेक्टेंगुलर शेप में, कि लाइट आके उसके अंदर स्टोर हो गया और जब तुम्हें जरूरत है तो तुम ले लेते हो। होता है ऐसा कुछ? ऐसा है कि स्टोर होके रखा? ओके चलो आप ये सोचो सर हमें क्या मालूम स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट जो चीज आप स्टोर करते हो जैसे वाटर हो या फिर आपके वीट हो, राइस हो या कुछ भी हो, जो भी आप स्टोर करते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के टाइम क्या आप वहां से उस चीज को ले सकते हो, टैंक में से ले सकते हैं ना। क्या आपके घर पे लाइट नहीं आ रही है तो आप ऐसे जा सकते हो कि यार आप लाइट नहीं आ रही, इमरजेंसी है, मुझे ये चीज चलाना है, या गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत इमरजेंसी है, तो जाके आप उस टंकी में से जैसे टैप खोल के पानी निकाल लेते हो, बिजली ले लेते हो क्या? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे नहीं होता। जब लाइट कनेक्शन कट तो कट, अगर आपका मेन सप्लाई का कनेक्शन कट हो गया है तो इसका मतलब आपके घर पे लाइट ही नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफार्मर एक टंकी की तरह है जो 4 to 5 हाउसेस की टंकी है तो उन टंकियों वहां से लाइट देगा। ओके वहां से लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट इसका पर्पस क्या है वो आज हम सीखेंगे। तो आई थिंक पहली बात आप एग्री करना, प्रॉमिस करना, आज से उन्हें टंकी मत बुलाना यार, और जो टंकी बोलता है उससे ये सवाल पूछो कि दैट व्हाई यू आर कॉलिंग दैट एज अ टंकी और टैंक। टैंक तो वो चीज होता है जिसमें चीजों को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद रिक्वायर होने पर उससे ले लेते हैं। तो क्या इसमें बिजली स्टोर है? और अगर स्टोर है तो अगर मुझे इमरजेंसी है तो एक काम करो ना, मुझे दे दो यार, अगर इमरजेंसी है तो थोड़ी तो ले आओ। तो ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो ये नहीं है, तो आज से इसको टंकी बुलाना बंद कीजिए और जो लोग उसे बुलाते हैं उन्हें करेक्ट कीजिए। ओके तो पहली बात फिजिक्स के कॉन्सेप्ट छोड़ो, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधारेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। नाउ लेट्स वर्क ऑन ट्रांसफार्मर। अब इस पे वर्क करना शुरू करते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। सो ट्रांसफार्मर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, व्हाट? इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert low voltage into high voltage or high voltage into low voltage so ये वो डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा या फिर हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर आपकी पीछे से सप्लाई हाई आ रही है तो उसको लो कर सकता है और अगर लो आ रही है तो उसको हाई कर सकता है।
वो डिमांड टू डिमांड और रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मर, बट इसका काम क्या है वो समझो। और आई थिंक इस वर्ड या इस डेफिनेशन को सुनने के बाद आपको कहीं पर भी ये तो नहीं लग रहा होगा यार ये टंकी है, ठीक है। तो मुझे तो आज तक बेटा टंकी का मतलब यही समझ में आया और आई थिंक हम यही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा हैबिचुअल सुधारते हैं। ओके, सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई और हाई इनटू लो। कैसे करेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, बट लो वोल्टेज को हाई में कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो में कर सकता है। सो thus on the basis of that इसे टू कैटेगरीज में ट्रांसफर किया गया। सो इट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो टाइप हैं ट्रांसफार्मर के। नंबर वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप अप। स्टेप अप, so what is the step up? Which convert low voltage into high voltage। तो वो ट्रांसफार्मर जो लो को किस में कन्वर्ट करेगा? हाई वोल्टेज में। अगर वोल्टेज कम आ रही है, अगर आपका वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो अगर वो उस 100 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे, दैट ट्रांसफार्मर वुड कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। And the second type transformer is step down transformer। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, स्टेयर्स, तो ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जब स्टेप डाउन है तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट इज अ ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, बट अभी के लिए बेसिक। तो काम क्या है? लो वोल्टेज को हाई में करना या फिर हाई को लो में। और इसी यूज के बेसिस पे इसकी दो कैटेगरीज हैं और दो टाइप्स हैं। नंबर वन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड नंबर टू इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। गॉट इट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल। डेफिनेशन हो गया, टाइप हो गया, चलिए अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। ओके, तो एक तरीके से ये जैसे डीसी मोटर है, जनरेटर है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, सिमिलरली लाइक ट्रांसफार्मर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट नॉट इन द 10th क्लास। बट इफ यू विल कंटिन्यू विद अस मींस इफ यू कंटिन्यू विद द साइंस, डेफिनेटली अगर आप जाते हैं, इफ आई एम एबल टू क्रिएट सम इंटरेस्ट इन द फिजिक्स, अगर मैं सक्सेसफुली 9th और 10th आपसे 2 क्लास पढ़ रहे हैं, अभी आगे हम काम करेंगे, और अगर If I create the interest, अगर मैं able हुआ आप लोगों के साथ कुछ interest create करने में in the physics, so I will always suggest please be connected with us, क्योंकि ये वो subject है जो आगे जाके और भी interesting होने वाला है। हमें बहुत सारी लाइफ की चीजें ही देखने को मिलेंगी। देखो हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, हमने वहां पे करंट, वोल्टेज सब देखा जो हमारे सराउंडिंग में, और लास्ट में हमने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो मुझे लगता है सीखी, अपने हाउस होल्ड सर्किट के बारे में। आई थिंक आज आप कैपेबल हो, आफ्टर लर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी यू आर कैपेबल दैट कि आप अपने घर पे यूज होने वाले अप्लायंस से कितना यूनिट कंज्यूम होगा, तो उससे कितना बिल आएगा, आप ये प्रैक्टिकल चीज निकाल सकते हो। आई थिंक याद है हमने असाइनमेंट किया था ऐसा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट? फिजिक्स, कि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड को सीखेंगे। फिर जब हमने मैग्नेटिक किया तो देखो हमने मोटर को पढ़ना सीखा, तो पहले बेसिक्स शुरू हुई और फिर वो डिवाइस और वो एलिमेंट निकल गया जो हमें समझ में आया। फिर हमने जनरेटर को पढ़ना सीखा, फिर जनरेटर भी बनाता बिजली कैसे करता हो। आज हम ट्रांसफार्मर सीख रहे हैं जो सिलेबस वाइज है, बट अगर मैं बोलूं अभी के लिए वो एनटीएससी, एंड इफ यू कंटिन्यू विद मी, इफ यू कंटिन्यू विद अस, और अगर आप रहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग 12th क्लास में इसे जरूर पढ़ेंगे। 12th क्लास में ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपके साथ मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। सो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पे बात करते हैं। सो ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल इट डिपेंड्स, एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहलाता है प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, पहले इंडक्शन के बारे में बात करूंगा। तो इंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, electromagnetic induction we have studied in the previous lecture. What is the electromagnetic induction? Means whenever the flux link with the coil changes, अगर किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे वोल्टेज बनेगा। क्या बनेगा? वोल्टेज।
और फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं? आइदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, आइदर एरिया चेंज कर दो और आइदर एंगल चेंज कर दो। तो अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो तो आप वोल्टेज बना सकते हो जिससे आपके पास आगे जाके करंट बन जाएगा। दिस वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट यहां पे एक वर्ड आया म्यूचुअल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल? और ये वर्ड आई थिंक मैग्नेटिक चैप्टर में बहुत बार भी हुआ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल? म्यूचुअल वर्ड मींस आपस में। और जब भी वर्ड म्यूचुअल आता है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग। तो जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें, और व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, चलिए एक बार ध्यान दे लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव कॉइल नंबर 1। हमारे पास पहला कॉइल है, जैसे सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स करते थे, हमारे पास फर्स्ट कॉइल है। ओके, एंड फर्स्ट कॉइल को हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने एक इसके साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स। किस चीज का सिंबल है ये? एसी। अल्टरनेट करंट ऐसा ही होता है, लास्ट क्लास में बनाया था ना, हर हाफ साइकिल के बाद, सॉरी हर 180 डिग्री यानी हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो मैंने एक ऐसा करंट बना दिया जो फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, ये फर्स्ट कॉइल है। हम लोग इस सर्किट को बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज अ प्राइमरी सर्किट। व्हाट वी कॉल? प्राइमरी। नाउ आई हैव अनदर, मेरे पास एक और सर्किट है जहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। इसमें कोई बैटरी का सोर्स नहीं है। ओके, दिस सर्किट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्किट। ओके, तो चलिए अब देखते क्या होता है। चलिए यहां पे मैंने की लगाया और जैसे ही मैंने की को प्रेस किया, क्या पास होगा यहां से? करंट। किससे पास होगा करंट? प्राइमरी। तो इस करंट को क्या नाम दे दें? प्राइमरी करंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस करंट? प्राइमरी करंट। ओके, तो करंट है तो डेफिनेटली आपने इसको क्या दिया? वोल्टेज। तो ये कहलाएगी प्राइमरी वोल्टेज। और सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न है, तो लेट्स सपोज हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न वी हैव? प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न वी हैव, एनपी नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी। तो प्राइमरी का करंट कितना है? आईपी। द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एनपी एंड द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इज वीपी। बट प्राइमरी सर्किट के पास the primary or the initial circuit has the voltage source, इसके पास वोल्टेज का सोर्स है। बट कैसा वोल्टेज? एक ऐसा वोल्टेज जिसकी वैल्यू बार बार बदल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है ना, कभी मैक्सिमम जाएगा फिर मिनिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर मिनिमम। तो इसका मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिसकी वैल्यू बदल रही है। अब ध्यान से देखना, वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। प्राइमरी की बात कर रहा हूं बेटा। ओके, सो अगर प्राइमरी में वोल्टेज चेंज होगा तो प्राइमरी में क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा। अगर प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो करंट की वजह से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। और यस्टरडे ने हमें यही सिखाया कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट थ्रू एनी सर्किट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी। और अब मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़े हैं लेक्चर नंबर 3, you can check this out और आप जा सकते हैं। in all the formulas मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे रिलेट है? डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। बट प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड किसके पास है? प्राइमरी के पास है। सो विच हैज द मैग्नेटिक फील्ड? प्राइमरी हैज द मैग्नेटिक फील्ड। सो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड में कौन बैठा दिया हम लोगों ने? सेकेंडरी वाला बैठा दिया। हमने वो सर्किट बैठा दिया जिसके नंबर ऑफ टर्न, और नंबर ऑफ टर्न में तो आप जानते हो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा। ओके, तो हमने सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लेसिंग द सेकेंडरी सर्किट जिसमें कोई बैटरी का सोर्स नहीं है, उसे हम लोग उठा के प्राइमरी में रख दें। बट प्राइमरी में क्या हो रहा है? प्राइमरी में वोल्टेज चेंज हो रही है क्योंकि एसी सोर्स है। वोल्टेज चेंज, दैट्स व्हाई करंट चेंज, करंट चेंज, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी के लिए फ्लक्स भी चेंज होगा।
तो अब सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी में अगर ये सब हुआ तो सेकेंडरी के लिए फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाला प्राइमरी की मैग्नेटिक रेंज के अंदर बैठा हुआ है, दूर नहीं, बहुत दूर नहीं बैठाया बट पास बैठाया, बट दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं है, बस एक कनेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का। तो सेकेंडरी में क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे क्या बनती है, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। किसमें प्रोड्यूस होगी वोल्टेज, सेकेंडरी में, और वोल्टेज प्रोड्यूस होगी तो सेकेंडरी में करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वी प्रोड्यूस द करंट, वी इंड्यूस द करंट, हमने करंट को इंड्यूस किया इन विच सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। हमने सेकेंडरी सर्किट में करंट इंड्यूस किया बाय चेंजिंग द करंट इन द प्राइमरी। प्राइमरी में करंट और वोल्टेज को चेंज करके हमने सेकेंडरी में वोल्टेज और करंट इंड्यूस कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमेना को क्या बुलाएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तो आप जानते हो, इंडक्शन का मतलब है वोल्टेज को इंड्यूस करना, बट यहां पे म्यूचुअली करना है, यानी फर्स्ट की वजह से पड़ोस वाले में करंट को इंड्यूस करना है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। So getting that point, so what is the mutual induction? It is the phenomena of inducing the voltage, और वोल्टेज बनेगा तो करंट भी बनेगा। वोल्टेज और करंट कौन से सर्किट में, इन सेकेंडरी सर्किट, by changing the voltage or current in primary circuit. So primary में वोल्टेज या करंट को चेंज करके सेकेंडरी में वोल्टेज या करंट बनाना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। और वो कैसे हुआ होगा, ये स्टोरी मैंने यहां पे लिखी। सो योर प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, डेफिनेशन, डायग्राम, एंड प्राइमरी में क्या क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरी में, आप चाहें तो ये स्टोरी लाइन भी लिख सकते हो। वोल्टेज चेंज प्राइमरी में बिकॉज ऑफ द एसी सोर्स, दैट्स व्हाई करंट चेंज, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज, दैट्स व्हाई फ्लक्स चेंज। वो फ्लक्स लिंक होगा किसके साथ, सेकेंडरी के साथ, क्योंकि वो उसके क्लोज रखा गया। सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे, और वोल्टेज है तो करंट तो है। और अगर दोनों कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, so to represent the mutual induction in between the coils, two coils में म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं। दिस लाइन इंडिकेट दैट कि प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो इट इज अ सिंबल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कि आपस में कुछ कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। डन है? So please write down the principle, mutual induction, diagram and everything. Okay. Now, since principle हो गया तो diagram और circuit diagram पे आ जाते हैं, and the diagram would be the same जो अभी हमने बनाया। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ the diagram। तो एक तरीके से मैंने आपको वर्किंग भी समझा दिया, बट इसे अब elaborate करते हैं। AC source, okay, having voltage Vp, AC, so primary का current Ip, primary के number of turn Np, this is your AC source। Due to that हमारे पास एक और coil है having number of turn Ns, तो secondary के number of turn Ns, इसमें current बनेगा तो Is, galvanometer deflection दिखाएगा, और इसके पास एक voltage भी बनेगी Vs, और दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। सो टू रिप्रेजेंट द म्यूचुअल इंडक्शन वी यूज द पैरेलल लाइन। अब देखिए ये करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्राइमरी का फ्लक्स था वो जाके लिंक हुआ किसके साथ, सेकेंडरी में, जो चेंजिंग फ्लक्स है। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में जाके बनेगा। तो चलिए फॉर प्राइमरी के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला, ओके, वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला क्या है, फैराडे लॉ, V इज इक्वल टू N d phi by dt। प्लीज जनरल फॉर्मूला याद है,
हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर. N stands for number of turn change in flux by change in time. So primary voltage Vp is equal to Np d phi primary by dt. ओके, फॉर सेकेंडरी बताइए, सेकेंडरी के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? Vs is equal to Ns d phi s by dt. चलिए दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं बाय Vp वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी. क्या बनेगा? नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, प्राइमरी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, secondary rate of change of flux. Okay, what does this represents? This represent change in flux in primary in a given time, change in flux in secondary in a given time. तो प्राइमरी में मान लीजिए 10 फ्लक्स चेंज हुआ. कितना फ्लक्स चेंज हुआ? 10. तो बताइए सेकेंडरी में कितना जाके चेंज होगा? सेकेंडरी में भी 10. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाला जो कॉइल है वो प्राइमरी की रेंज के अंदर है. तो यानी जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हुआ गिवन टाइम में, उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में भी चेंज होगा. और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास रेशियो क्या बना? Vs by Vp is equal to what? Np by Ns. Sorry, Vp by Vs is equal to Np by Ns. यानी वोल्टेज इन प्राइमरी बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, और सेकेंडरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी की वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी का टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी की टर्न. आई विल सजेस्ट कि आप इसे ऐसे याद कीजिए, वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी. Why? ऐसे क्यों याद करना है? Because ये जो रेशियो है, it is the ratio of what? Number of turn in secondary to the number of turn in primary. ये जो रेशियो है, इस रेशियो को बुलाते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो. तो इस रेशियो का एक पर्टिकुलर नेम है. What is the name of that ratio? The name of this ratio is transformer ratio. Means number of turn in secondary to the number of turn in primary. तो आप इसे ऐसे याद कीजिए, Np by Ns को ट्रांसफॉर्मर नहीं बोलते. सेकेंडरी के कितने टर्न है डिवाइडेड बाय प्राइमरी के कितने टर्न. गॉट इट? तो एक छोटा सा डेरिवेशन भी है और एक फॉर्मूला भी है जो हमें ट्रांसफॉर्मर का काम बताएगा. अभी मैं आपको काम भी और समझाता हूं मैथमेटिकली. गॉट इट? तो आई थिंक एक रिलेशन आ गया. तो प्लीज नोट इट डाउन दिस रिलेशन. आई एम गोइंग टू रब इट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रब दैट. तो चलिए अब हमारे पास जो रिलेशन आया, डायग्राम यही रखता हूं मैं. सो thus since what is the relation? वोल्टेज इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज बनेगा डिवाइडेड बाय प्राइमरी का वोल्टेज इज इक्वल टू Ns बाय Np. ओके, चलिए केस 1 बनाते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो स्टेप अप क्या होता है भाई? कोई बताएगा एक बार वापस से? आई नो अभी तो ऑनलाइन है, बट फिर भी एक बार रिपीट कीजिए मन में. तो व्हाट इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप इज द ट्रांसफॉर्मर व्हिच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज. वो ट्रांसफॉर्मर जो लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता हो. यानी इनपुट कैसा है? लो वोल्टेज है, और आउटपुट कैसा चाहिए? हाई चाहिए. तो आउटपुट वोल्टेज कौन है? Vs, और इनपुट वोल्टेज क्या है? Vp. तो अगर मैं आपको मैथमेटिकली पूछूं तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मर इन विच Vs इज ग्रेटर देन Vp. सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा, तो लो को किस में कन्वर्ट कर रहा है? हाई में. यानी आउटपुट हाई मिल रहा है और प्राइमरी यानी इनपुट कम था. तो Vs अगर Vp से ज्यादा है, तो Vs अगर Vp से ज्यादा है तो Vs by Vp का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? Vs इज ग्रेटर देन Vp. तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो रेशियो वुड बी ग्रेटर देन 1. बट Vs by Vp किससे ज्यादा था? किसके इक्वल था? Ns by Np. तो इसका मतलब thus Ns by Np वुड बी ग्रेटर देन 1. और अगर Np को इधर लेके जाते हैं, सो Np को अगर उधर लेके जाते हैं तो Ns would be greater than Np.
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दो सीखने वाली बात क्या है, यानी स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटपुट ज्यादा होगा और इनपुट कम होगा, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वुड बी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। अब ये कैसे होगी, ये ऐसे होगी जब सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी के टर्न से ज्यादा होंगे। सेकेंडरी के टर्न किससे ज्यादा होने चाहिए, प्राइमरी के टर्न में, यानी सेकेंडरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो प्राइमरी के कंपैरिजन में। अगर आप ऐसे कर देते हो तो सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा बनेगी, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, यानी वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न के साथ ज्यादा है। अगर आप सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देते हो तो सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के कंपैरिजन में। और इस तरीके से हम लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज। सो दिस इज द ट्रांसफार्मर इन विच वी कैन कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। चलिए एक और टाइप था, तो चलिए उस टाइप को भी और देख लेते हैं, टाइप नंबर 2, और यू कैन से केस नंबर 2। What was the case 2 or the type 2? It was step down transformer. कौन सा, step down transformer. Got it? तो चलिए एक बार step down को भी देख लेते हैं। तो step down एक बार देख लेते हैं, step down जाना है तो मतलब जो क्या करेगा, हाई इनपुट वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, लो आउटपुट, यानी इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम। जब हमें आउटपुट कम चाहिए बट इनपुट ज्यादा आ रही थी, so such type of transformer is known as step down transformer। तो अब step down है तो इस बार Vs should be less than Vp होना चाहिए, आउटपुट कम होना चाहिए ना इनपुट से। और अगर ऐसा है तो Vs by Vp का रेशियो, so Vs by Vp should be less than 1, क्या होना चाहिए, should be less than 1 होना चाहिए। इस बार डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। और अगर ऐसा है तो Vs by Vp किसके इक्वल है, Ns by Np, so Ns by Np should be also less than 1। और अगर ऐसा है so Ns should be less than Np। so अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो क्या करें, तो आप कंक्लूजन तो समझ ही गए होंगे। फॉर द स्टेप डाउन, और कैसे होता है स्टेप डाउन, जब हमें सेकेंडरी की वोल्टेज कम चाहिए तो हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम रखेंगे प्राइमरी के कंपैरिजन। सो इफ वी टेक नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी लेस एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, तो हम लोग लो हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लो। यानी सीधा कंक्लूजन क्या है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करेंगे कि आउटपुट कैसा होगा। अगर सेकेंडरी के टर्न्स यानी सेकेंड वाले सर्किट के टर्न्स, सेकेंडरी सर्किट के टर्न्स अगर कम है तो आउटपुट कम होगा, तो वो स्टेप डाउन। और अगर सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा हैं तो वो स्टेप अप। गॉट इट? सो दिस इज द ट्रांसफार्मर। और वो काम कैसे करता है, तो काम कैसे करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन से काम करेगा। अब लो को हाई और हाई को लो कैसे कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल करके सेकेंडरी के। अगर सेकेंडरी के ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा होगी, और अगर सेकेंडरी के कम है तो सेकेंडरी की आउटपुट भी कम होगी। इनपुट ऑब्वियसली बात है, जब सेकेंडरी को ज्यादा कम करोगे तो इनपुट भी आपको उसके अकॉर्डिंग रहेगा ना। अगर सेकेंडरी ज्यादा हो गया तो प्राइमरी कम ही होगा ना बाय डिफॉल्ट। तो और नाउ अब आप मुझे बता के देंगे द डायग्राम दैट आई मेक, जो मैंने आपके सामने रखा है, ये किस चीज का डायग्राम है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इट इज द डायग्राम ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। म्यूचुअल इंडक्शन है तो यही डायग्राम है हमारा। तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप कर रहा है कि स्टेप डाउन कर रहा है। तो हमें कैसे पता चले आउटपुट की वोल्टेज ज्यादा होगी कि कम होगी, वो हम नंबर ऑफ टर्न्स को देखेंगे। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं तो स्टेप अप है, और अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम हैं तो स्टेप डाउन है। देखिए सेकेंडरी के टर्न्स थोड़े से कम रखे मैंने प्राइमरी के कंपैरिजन में। यहां पे NS NP से कम है, तो डेफिनेटली NS इज लेस देन NP, तो VS वुड बी लेस देन VP होगा। इसका मतलब इट इज द डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, स्टेप डाउन का। इसलिए मैंने इसको जानबूझ के पहले नहीं बताया आपको कि ये ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप का डायग्राम है, स्टेप अप कर रहा है कि स्टेप डाउन कर रहा है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में स्टेप अप बना सकते हैं, बट उसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा रखने पड़ेंगे।
ज्यादा मतलब टीचर को एटलीस्ट इतना तो दिखना चाहिए कि सर ये ज्यादा है ये कम है। ऐसा नहीं कि सर इसमें 10 बना है तो इसमें 9 बना, फिर टीचर काउंट कर रहा है, तो यार इतना नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए। आई होप आई एम क्लियर विद द डायग्राम, आई एम क्लियर विद द पार्ट कि हम कैसे एक्सप्लेन करें कि स्टेप अप और स्टेप डाउन, और वर्किंग वही है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सिंस ये सीबीएसई का हिस्सा नहीं है तो आपको कोई वर्किंग का थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, आपको बस डायग्राम मैथमेटिकल फॉर्मूलेज बनाने हैं ताकि हम न्यूमेरिकल पे काम कर सकें। गॉट इट? डन है? सो प्लीज डायग्राम एक बार दोबारा से और अपना दोनों केसेस के एक्सप्लेनेशंस को लिख लीजिए, और ये डायग्राम किसका ये जरूर मेंशन करना है। आप अगर स्टेप अप करते तो आप स्टेप अप बना सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू गो विद द स्टेप डाउन सो यू कैन गो विद द स्टेप डाउन, इट इज योर चॉइस। ओके, नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स जो मैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट पॉइंट इज जो मैं इसके पावर को लेके बात करूंगा। ओके, सो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ओके, एफिशिएंसी वर्ड हिंदी, ओके, हिंदी में नहीं मालूम मुझे, बट एफिशिएंसी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एफिशिएंसी मींस कि हाउ मच दैट डिवाइस इज एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड यहां से आया कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हाउ मच आउटपुट ही इज गिविंग एज कंपैरिजन टू इनपुट, यानी इनपुट के कंपैरिजन में वो आउटपुट कितना दे रहा है। तो जब हम किसी भी चीज के आउटपुट का तुलना इनपुट का कंपैरिजन में करते हैं तो हम उसे एफिशिएंसी बुलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना फॉर द व्हीकल्स, जब भी गाड़ी बाइक होता है या फिर 4 व्हीलर कुछ भी हो तो हम उसकी एफिशिएंसी को एक नया नाम दे देते हैं, एंड दैट नेम इज माइलेज। हम माइलेज दे देते हैं। हम माइलेज में ये देखते हैं कि गिवन लीटर में वो कितना चलेगा। तो इनपुट क्या देते हो आप? गाड़ी में व्हीकल हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो क्या इनपुट दे रहे हो आप उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं? पेट्रोल या डीजल, तो वो लीटर में जा रहा है। और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? हमें आउटपुट मिल रहा है उसका डिस्टेंस कवरिंग, कि भाई गाड़ी कितना चलेगी। ओके, तो जो भी आपने चाहे एसी चला रखा हो या नहीं चला रखा हो, तो अगर आपने एसी चला रखा और इंजन का ज्यादा काम करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस कम चलेगा। ये तो आप मानते हो, ये तो आपने देखा हुआ है ना 4 व्हीलर में, जहां पे अगर हम एसी यूज करते हैं तो गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है थोड़ी, और अगर एसी यूज ना करें तो गाड़ी की माइलेज ज्यादा रहेगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन द हाईवे जहां पे रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है, फ्रिक्शन नहीं है, अपोजिशन कम मिलेगा, तो गाड़ी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उसी 1 लीटर में। बट अगर रोड खराब है, बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, बार बार गड्ढे आ रहे हैं, अपोजिशन ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली वहां पे हमारे इंजन को काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब उसका जो काम है वो तो गड्ढे को ओवरकम करने में चला गया, तो डिस्टेंस में थोड़ा सा कमी जरूर आएगा। बट जब ऑन द रोड, ऑन द हाईवे होंगे, वहां पे तो गड्ढे है ही नहीं, और अगर गड्ढे यानी आपके पिट्स, होल्स कुछ नहीं है वहां पे, तो अगर नहीं है तो इंजन का जितना भी काम है, जो भी पेट्रोल का वर्क यानी उसके जलने के बाद जो भी एनर्जी आती है, वो सारी एनर्जी डिस्टेंस कवर करने में जाएगा। अब मैं आपको ये आइडिया क्यों दे रहा हूं, इस बात को समझना। चाहे आप रोड की कंडीशन को देख के माइलेज देख रहे हो, चाहे आप एसी ऑन ऑफ करके देख रहे हो, बट एक चीज है जो मैटर करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर कंडीशन में सेम है। जब आप एसी चला रहे हो तब भी, जब आप नहीं चला रहे हो तब भी, जब आप हाईवे पे हैं तब भी, और जब आप लोग नॉन हाईवे और एक खराब रास्ते पे है तब भी। एक ऐसी चीज है जो गाड़ी की हर जगह सेम है, और वो क्या है? गाड़ी का एनर्जी स्टोर। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, अब 1 लीटर पेट्रोल से, फॉर एन एग्जांपल 1 लीटर पेट्रोल अगर आपको 1000 जूल एनर्जी देता है, कितना जूल देता है? 1000 जूल। अब इस 1000 जूल में से 900 जूल आपने डिस्टेंस कवर करने में ले लिया, ओके, 50 जूल आप लोगों ने फ्रिक्शन में कवर कर लिया, और 50 जूल मान लीजिए आप लोगों ने एसी चलाने में ले लिया, ओके। अब मान लीजिए ये पहली कंडीशन है। अब मान लीजिए रोड खराब है, तो रोड खराब है तो आपका फ्रिक्शन में इस बार 200 जूल चला गया। फ्रिक्शन में कितना गया? 200 जूल।
एसी उतनी ही देर चलाया तो मान लीजिए एसी ने 50 जूल, तो बताइए मेरे डिस्टेंस को कितना मिला 750 जूल। अब पॉइंट क्या है, हमारे लिए मैटर करता है ये, व्हाट मैटर्स टू अस इज द डिस्टेंस। हम गाड़ी से जो आउटपुट की उम्मीद करते हैं वो है डिस्टेंस, हम हमेशा डिस्टेंस को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी गाड़ी किस हालात में चली, नहीं देखते हम कि हमने एसी ज्यादा चलाया कि नहीं चलाया, हमारे रोड का कंडीशन क्या था, ट्रैफिक कम था या ज्यादा था, मुझे बार बार ब्रेक लगाने पड़े या फिर ज्यादा स्पीड से चलाना पड़ा। तो यानी आप ये बात समझ ही पा रहे होंगे कि हमारा हमेशा फोकस होता है डिस्टेंस पे। तो हम डिस्टेंस को गाड़ी का स्टैंडर्ड आउटपुट मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, गाड़ी की आउटपुट दे रही है डिस्टेंस की फॉर्म में। तो अगर इस 900 जूल से अगर आप 50 किलोमीटर चले तो आप कह देंगे हमारी माइलेज क्या है 50 किलोमीटर पर लीटर। और अगर इस माइलेज से आप 40 किलोमीटर चले तो आप कहेंगे हमारी माइलेज है 40 किलोमीटर पर लीटर। तो ये जो 40 और 50 किलोमीटर पर लीटर है ये आपकी माइलेज है, जिसे आप दूसरी भाषा में एफिशिएंसी बुलाते हो। ओके, क्या बुलाते हो, एफिशिएंसी। हम ये देखते हैं कि आउटपुट कितना दिया विद रिस्पेक्ट टू इनपुट कितना था। आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, यानी इट इज द ऑलवेज अ रेशियो ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। सो एफिशिएंसी हमेशा क्या है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो है कि आउटपुट क्या मिला विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। गॉट दैट पॉइंट? ओके, हाँ, अब वो अलग अलग इसलिए मिला क्योंकि कुछ एनर्जीज लॉस में गई, कुछ फ्रिक्शन में गई। एसी को मैंने यूज किया, यहाँ पे फ्रिक्शन में कुछ ज्यादा ही लॉस गया। अब देखो इस 200 जूल के फ्रिक्शन से हमें क्या बेनिफिट हुआ, कुछ नहीं, तो ये हमारे लिए लॉस ही गया। ठीक है, तो अब लॉसेस तो होते हैं और लॉसेस हर चीज में होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। बट अब सबसे पहले एफिशिएंसी। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। सो एफिशिएंसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर टू द इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर कितना आउटपुट पावर दे रहा है और कितना उसको इनपुट में दिया था। तो आउटपुट कौन से सर्किट आउटपुट देता है, सेकेंडरी। सो पावर इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय पावर इन प्राइमरी। गॉट इट? और अगर इसे परसेंटेज में निकालना हो, किसमें, परसेंटेज। सो एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज पावर इन सेकेंडरी बाय पावर इन प्राइमरी इनटू 100%। सो इन परसेंटेज आप इसे इस तरीके से यूज करेंगे और रेशियो में आप इसे जनरली यूज करेंगे। डन? सो दिस इज द पॉइंट जो आपको समझना है। अब आ जाते हैं सिंपल। अब ये हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब ले लेते हैं एक स्पेशल केस। स्पेशल केस है, एंड व्हाट इज दैट स्पेशल केस? स्पेशल केस इज इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब क्या है, बट इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम बुलाएंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। अभी के लिए नाम को देखो। जब ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना हो जाए 100%, तो बताइए एफिशिएंसी गिवन है या एफिशिएंसी परसेंटेज में गिवन है? तो एफिशिएंसी किस में गिवन है, परसेंटेज में। कितना, 100। एफिशिएंसी परसेंटेज कितना है? ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लेट्स सपोज यू स्कोर्ड 85% मार्क्स। लेट्स सपोज नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज योर मार्क्स स्कोर इन द प्रीवियस एग्जाम? आपने प्रीवियस एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए? व्हाट वुड बी योर आंसर? सर 85%। डन? नाउ आई एम आस्किंग यू अ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज योर स्कोर इन प्रीवियस एग्जाम इन परसेंटेज? आपने प्रीवियस एग्जाम में कितना परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया? क्या आंसर देंगे आप मुझे? सो प्रीवियस एग्जाम में कितना मार्क्स परसेंटेज में स्कोर किया? 85। क्योंकि सर परसेंटेज तो आपने ही बोल दिया। याद करो, रिटार्डेशन 9th क्लास। जब मैं अगर ये बोलूं रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन सर आप बोल रहे हो, अब मैं क्यों बोलूं? रिकॉइल वेलोसिटी, समझ पा रहे हो? तो जब मैं ऑलरेडी पहले ही एफिशिएंसी परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करता हूं,
इसका मतलब परसेंटेज ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो हो रहा है तो 100 लिखेंगे। कई बार बच्चे यहाँ पे क्या लिख देंगे 100% और फिर बोलेंगे सर परसेंटेज हटता है तो डिवाइड में 100 जाता है, तो ऐसा नहीं, मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। तो एफिशिएंसी परसेंटेज में कितना है 100, पावर इन सेकेंडरी बाय पावर इन प्राइमरी इनटू 100। अब परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, 100 कैंसिल हो गया 100 और क्या आया पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर इन प्राइमरी। यानी जब भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होगी तो जितना इनपुट पावर है उतना ही आउटपुट पावर होगा। यानी जितनी पावर आपने इनपुट डाली प्राइमरी से डाली, अगर ट्रांसफार्मर उतनी ही पावर आपको आउटपुट में दे दे, आप कह देंगे ये 100% एफिशिएंट है, 100%। और ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे आइडियल। अब देखो आइडियल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा किसके साथ, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव स्टूडेंट के साथ ले लेते हैं। आइडियल स्टूडेंट क्या होता है, आइडियल स्टूडेंट डेफिनेशन बनाए। सो आइडियल स्टूडेंट द स्टूडेंट हु इज गुड इन स्टडीज, सीधी सी बात है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, और द स्टूडेंट हु इज गुड इन स्पोर्ट्स, पढ़ाई में अच्छा है स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, फिजिकल नेचर और फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, ओके, हेयर कटिंग वगैरह अच्छी रखता है, डिसिप्लिन्ड है, ओके, सारे टीचर से सारे एल्डर से अपने सीनियर स्टूडेंट से सबसे बहुत पोलाइटली बात करता है, स्पोकन वर्बली बहुत अच्छा है, हाईली कॉन्फिडेंट है, स्टेज पे जाके अच्छे से बोलता है, ओके, ठीक है। तो जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है ना एक स्टूडेंट के बारे में सब है कोई ऐसा शेयर कर सकते हो कि मैं भी नहीं था यार, ठीक है। तो ये चीज हमने समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज 100% नहीं होती, रियलिटी में तो नहीं होती। आइडियल स्टूडेंट तो एक सपना है कि एक ऐसा स्टूडेंट, कमियां सब में होती है बेटा, हर किसी में, कोई किसी फील्ड में अच्छा है तो किसी दूसरी फील्ड में वीक होगा, कोई ड्रेसिंग तो सबका है, बस हमें अपनी उन वीकनेसेस को थोड़ा सा सुधारने में अच्छा करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको व्हीकल का एग्जांपल दिया, तो फर्स्ट केस में आप 900 जूल जो है वो डिस्टेंस कवर करने में यूज कर रहे हो और 50 जूल फ्रिक्शन में जा रहा है। अब फ्रिक्शन तो लॉस गया ना। अब ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें फ्रिक्शन लगे ही ना, तो ये तो आप जानते हैं कि कोई भी सरफेस विदाउट फ्रिक्शन नहीं हो सकता, तो भाई सर लॉस तो होगा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। बस हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। 9th क्लास याद करो कैसे, सर लुब्रिकेट लगा के, बॉल बेयरिंग लगा के, सरफेस को स्पेरिकल लेके, तो बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो हाँ, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, सीखने वाली बात बताऊं, कमियां सब में हैं, बस आपको ये देखना है कि जिन कमियों से डिसएडवांटेज है उन डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। कमियां सब में होती हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, एवरीवन प्रेजेंट आउट देयर हैज सम फॉल्ट, बस उन फॉल्ट को कम रखना है और जो अच्छी वाली बात है उन्हें ज्यादा रखना है, सीधी सी बात है ना। अब अगर एक ऐसी गाड़ी हो जो 400 जूल डिस्टेंस में ले और 500 जूल फ्रिक्शन में ले, इमेजिन करो, आई थिंक ऐसी गाड़ी को कोई खरीदेगा ही नहीं कि 500 जूल तो फ्रिक्शन में खर्च हो रहा है, मतलब उसका फालतू की एनर्जी में गया, लॉस गया, और चलने में केवल 400 ले रहा है 1000 जूल में से, ऐसी गाड़ी कौन लेगा भाई। तो पॉइंट इज दैट एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर, और ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे आइडियल। रियलिटी में प्रैक्टिकल ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता, जैसे कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ना तो मैंने आइडियल स्टूडेंट ऐसा देखा, ना कोई आइडियल टीचर है, आइडियल कैंडिडेट ही नहीं है, मतलब आइडियल पर्सन ही नहीं है जिसको हम 100%, एक है भगवान है, सीधा सा बात है, जो गॉड में बिलीव करते हैं, अदरवाइज मिस्टेक्स हम सबसे होती हैं, यानी एरर्स हम सब में हैं, लॉसेस हम सब में हैं। बट अगर एफिशिएंसी 100% हो जाए तो ट्रांसफार्मर कैसा कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा, ओके। और अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एक कंडीशन बना लेते हैं, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर निकला, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, VI, याद करो इलेक्ट्रिसिटी, सिंस पावर इज इक्वल टू VI, तो अगर ऐसा है तो VS IS शुड बी इक्वल टू VP IP, और यहां से VS by VP क्या बना,
IP by IS। एक और रेशियो मिल गया था, एक रेशियो हमारे पास क्या था, VS by VP is equal to NS by NP। याद से VS by VP is equal to NS by NP, बट यहां पे क्या है, VS by VP is equal to IP by IS। बट ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, जब उसकी एफिशिएंसी 100% है। जब टीचर ने न्यूमेरिकल में मेंशन किया है एफिशिएंसी 100% आइडियल, या फिर टीचर ने अगर गलती से न्यूमेरिकल में कुछ मेंशन नहीं किया कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है या कुछ लॉस हो रहा है, तब आप उसे हमेशा आइडियल ही मान के चलेंगे। हाँ, अगर एफिशिएंसी गिवन है, लाइक टीचर ने कहा एफिशिएंसी इज 90%, हाउ मच, 90%, फिर हम लोग इधर यूज करेंगे 90 इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, फिर आप अपना सॉल्व कर लो। बट ये याद रखिए, आउटपुट पावर VSIS, आउटपुट पावर VS VPIP। हाँ, दोनों तभी इक्वल होंगे जब एफिशिएंसी आइडियल 100 होगी, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। अगर नहीं है तो फिर अपनी एफिशिएंसी जो भी दे रखी है वो यूज करेंगे। गॉट इट? सो दिस इज द अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। गॉट इट? सो दिस इज होल अबाउट द ट्रांसफार्मर दैट वी डिस्कस। और ये आपको आज समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कहीं पर भी स्टोर नहीं हुआ है। ये बस लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अगर लो वोल्टेज दिया तो आप हाई में कर सकते हो, वो कैसे, सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा कर दीजिए। अगर हाई है तो आप लो में कर सकते हो, कैसे, सेकेंडरी के टर्न्स कम कर दीजिए। बट अगर दोनों टर्न्स बराबर हो गए तो जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, उससे फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो वोल्टेज बराबर ही चलनी जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। अब बस मैं आपसे डेली और प्रैक्टिकल का यूज का बात करूंगा। आई होप नोट इट डाउन। और यही हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलेज हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल्स पहले ट्रांसफॉर्मर को अंडरस्टूड कीजिए। आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट बाय द एंड और द नेक्स्ट लेक्चर तक आपको, या फिर इन द डिस्क्रिप्शन में भी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। सो चेक द डिस्क्रिप्शन इफ यू गेट द लिंक। इफ आई फील दैट कि अभी जाना चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू, यू विल सी दैट। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लेना। सो नाउ एट द एंड आई वांट टू डिस्कस द प्रैक्टिकल वर्जन। इसका प्रैक्टिकल वर्जन क्या है? तो प्रैक्टिकल वर्जन सीधी सी बात है, हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो सीधी बात है, ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी तो वोल्टेज बनेगा। इसलिए प्राइमरी में कैसा सप्लाई चाहिए? AC सप्लाई। तो अल्टरनेट सप्लाई चाहिए। DC हो गया तो करंट कांस्टेंट। तो देखो ना, अगर DC सप्लाई हुआ तो वोल्टेज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज क्या होती है? चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज कितना हुआ? 0 बाय टाइम, 0। फिर तो कोई वोल्टेज ही नहीं बनेगी। यानी ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन DC सोर्स। इस बात को मेंशन कर लेंगे सब, प्लीज इस बात को लिख लेना और समझ जाना दैट ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन DC सोर्स। अब आ जाते हैं मेन पे। तो ये आपका क्या है, सॉरी, दिस इज योर डैम। ओके, जहां पे हम पावर सप्लाई बनाए। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, यू ऑल नो दैट वाटर डैम होता है, विंड फार्म होते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल। तो वो हमारा जो अगला चैप्टर आएगा ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां पे हम समझेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कल्टीवेट करते हैं। ओके, बट मैं अभी एक नॉर्मल डैम के बारे में बात करता हूँ। तो डैम से वाटर गिरेगा। ओके, तो वाटर कहां से गिरेगा बेटा? हाइट से। तो वाटर के पास कौन सी एनर्जी? कहानी को ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप हाइट से नीचे आते हो तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं वेलोसिटी बढ़ता जाता है, ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी? काइनेटिक। अब ये टकराएगी किस पे? टरबाइन पे। किस पे? टरबाइन ब्लेड पे। तो जैसे ही पानी टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन रोटेट होना शुरू होगी। टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन कनेक्टेड है आर्मेचर के साथ। किसके साथ? आर्मेचर। याद है AC जनरेटर? आर्मेचर अगर रोटेट करेगा तो क्या बनेगा? करंट, और वो भी कौन सा? AC। तो यानी यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? AC जनरेटर।
अभी मैं बात कर रहा हूं एसी जनरेटर की, डीसी की नहीं, ठीक है। तो हमने एसी जनरेटर बना दिया। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हमारे घर की रिक्वायरमेंट क्या है, 220 वोल्ट सप्लाई। अब अगर मैं जनरेटर से 220 वोल्ट बनाता हूं और यही 220 वोल्ट ये मेरा हाउस है, यहां पे मेरा घर है, ओके, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं इस 220 वोल्ट को डायरेक्टली अपने घर तक भेजूं, डायरेक्ट बाय यूजिंग दी वायर, अब सीधा सा बात है, मेरा हाउस डैम के पास तो नहीं होगा। अब अगर हम अपने आप को देखें, वी आर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेवाड़ी, अब हमारे सबसे नियर अबाउट, क्या रेवाड़ी में कोई डैम है? नहीं है। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव नहीं है। तो हमारे जितने भी डैम है वो यमुना रिवर्स पे, गंगा रिवर्स पे है, बागना नांगल डैम है, जो सेवरल किलोमीटर्स दूर है हम लोगों से, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है। तो इतना दूर का डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें वायर लाना पड़ेगा। तब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रक में सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ओके, बागना नांगल डैम, रेवाड़ी का ट्रक आ गया, चलो रेवाड़ी के ट्रक में इलेक्ट्रिसिटी भर दो, वो गई, अब वो सप्लाई कर रहे हैं रेवाड़ी में, अच्छा जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लो ले लो। तो ऐसा पेट्रोल की तरह तो नहीं है ना, जैसे पेट्रोल की सप्लाई होती है कि पेट्रोल पंप का व्हीकल आता है, वो पेट्रोल पंप में आके पेट्रोल दे देता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसा तो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रक आएगा, टैंकर आएगा, वो जाके आपके किसी रेवाड़ी स्टेशन पे देगा और रेवाड़ी स्टेशन वाले फिर वहां से बिजली को बांटना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सप्लाई है। अब डायरेक्ट वायर है तो वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी बेटा, क्या ज्यादा होगी? लेंथ। अब अगर लेंथ ज्यादा है तो आप तो जानते हो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी बनेगा, तो यानी एनर्जी लॉस भी होगी। तो यानी आप रेजिस्टेंस को खत्म तो नहीं कर सकते, जैसे फ्रिक्शन नहीं हो सकता तो इसके लॉस भी खत्म हो सकता, और अगर लॉस होगा तो 220 वोल्ट भेजी थी और घर पे जाके 20 वोल्ट ही पहुंची, फिर क्या करें भाई? तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर का यूज आएगा तो देखो क्या किया हम लोगों ने, हमने ये एसी सोर्स पहले इनपुट में डाला, कौन से ट्रांसफॉर्मर में? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। कौन से में? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। कितना था? 220 वोल्ट था, स्टेप अप। और स्टेप अप क्या होता है? जिसमें सेकेंडरी टर्न प्राइमरी वाले टर्न से ज्यादा, तो इस बार सेकेंडरी में टर्न ज्यादा कर देंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में। स्टेप अप लो वोल्टेज को किस में ले जाएगा? हाई वोल्टेज, तो इसने इसे कन्वर्ट कर दिया 220 वोल्ट को 22,000 वोल्ट में, ठीक है। तो वोल्टेज ज्यादा कर दी, अब हम ऐसे आगे सप्लाई करेंगे। अब वोल्टेज में लॉसेस तो आएंगे, तो ये 22,000 आगे पहुंच के 20,000 हो जाएगी, 2,000 का लॉस हो गया, चलो ओके। अब ये पहुंचेगी आपके कहां पे? डिस्ट्रिक्ट सबस्टेशन पे। डिस्ट्रिक्ट का सबस्टेशन होता है हर, जैसे रेवाड़ी का सबस्टेशन मेन लाइन, ओके। यहां पे हमारे पास होंगी क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कहां पे? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट सबस्टेशन पे। स्टेप डाउन वो जिसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न प्राइमरी से कम हो, तो वोल्टेज 22,000 आ रही है, तो मान लीजिए यहां तक पहुंचते पहुंचते 20,000 हो गई, तब वो उसे स्टेप डाउन करके मान लीजिए 20,000 को मान लीजिए वो कर देगा 14,000 वोल्ट पे, 14,000 वोल्ट पे कर दिए, ठीक है। अब ये जो 14,000 वोल्ट है ये अब आगे जाएगी नेक्स्ट पे आपका सब पावर स्टेशन। सब पावर स्टेशन, ओके। जैसे इफ आई टॉक यू अबाउट द लोकल एरिया, अगर आप लोकल एरिया तो आपने ये पाली पावर स्टेशन के बारे में सुना होगा, तो ये नियर अबाउट 10 to 20 विलेजेस का, नियर अबाउट 10 से 20 विलेजेस का एक सब स्टेशन बना। तो पहले एक डिस्ट्रिक्ट का आया, फिर रीजनल सब स्टेशन आया, वहां पे भी क्या लगाएंगे हम लोग? स्टेप डाउन लगाएंगे, ठीक है। अब वो स्टेप डाउन 14,000 की वोल्ट को थोड़ा और स्टेप डाउन कर देगा, ओके, और वहां से सप्लाई करेगा हमारे विलेज में। कहां पे? विलेज में। अब हर विलेज में 5 to 10 घर्स पे, 5 to 10 हाउसेस पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, और वो ट्रांसफॉर्मर भी जो आप लोगों ने सुना है, वो देखा है,
वो भी कौन सा है, स्टेप डाउन। और इस तरीके से स्टेप डाउन होते होते विलेज वाले ट्रांसफार्मर से वो आपको स्टेप डाउन कर देगा कितने पे, 220 वोल्ट पे, और फाइनली सप्लाई कहां पे हो जाएगी, हाउस पे, और इस तरीके से घर तक सप्लाई पहुंच जाती है। ये एडवांटेज है ट्रांसफार्मर का। दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये कोई टंकी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये कोई स्टोर नहीं कर रहा है, ये बस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो से हाई और हाई से लो कर रहा है। अब स्टेप अप मैंने स्टार्टिंग में लगाया, अब पता चला मेरे को डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही दूर जाना है, अब मेरी वोल्टेज बीच में कम हो रही है, तो मैं बीच में एक और स्टेप अप लगा दूंगा जो उसे फिर से स्टेप अप कर देगा। हाँ, आउटपुट वोल्टेज Vs कितना होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा Ns कितना होगा, सीधी सी बात है। तो जितने ज्यादा हम आउटपुट वोल्टेज चाहते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी उतने ही रखेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग उसे कंट्रोल करते जाएंगे, और इस तरीके से आपकी पूरी एसी सप्लाई आपके घर तक आ सकती है। तो ये है आपका मेन। ओके, घर के अंदर सर्किट डायग्राम कैसा वो ऑलरेडी पढ़ चुके। तो ये है घर के बाहर, पानी से पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, काइनेटिक से बना इलेक्ट्रिकल, और उसे स्टेप अप करते हुए फिर स्टेप डाउन करते हुए घर पे लाके छोड़। डन है? ओके, और बीच में जो लॉसेस हो रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे। ओके, इसलिए हम लोग एसी को प्रेफर करते हैं लाइंस में। ये जितनी भी हाई पावर लाइन आप देखना, वहां पे लिखा होता है हाई पावर लाइंस, हाई वोल्टेज लाइंस, वहां पे हाई वोल्टेज लाइंस है सारी की सारी, और वो एसी है, डीसी नहीं। क्योंकि अगर डीसी हुआ तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा, पहली बात। इसलिए हम लोग जितने भी डैम्स या जहां पे भी हम लोग अपने पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो भी हमारे पावर डैम्स हैं, चाहे वो विंड से करें, चाहे वो वाटर से करें, चाहे कहीं से भी करें, वो सारे के सारे एसी जनरेटर से। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाती है। और एक बात और याद रखना, एसी लॉसेस आर मिनिमम एज कंपैरिजन टू डीसी लॉसेस। तो डीसी में लॉस ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एसी। ये हमें प्रैक्टिकली पढ़ने के बाद भी पता चला। और एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज, आप उसकी वोल्टेज को फ्लक्चुएट कर सकते हो, लो से हाई और हाई से लो, बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट, जो कि वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर बेटा। प्लीज ट्रांसफार्मर को स्टडी कीजिए, इसे अंडरस्टूड कीजिए, आपको असाइनमेंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मिल जाएगा। आई विल से एनसीईआरटी फिनिश हो चुका है, बट मुझे एनटीएससी थोड़ा बहुत और पिक रखना है, तो हम लोग एक दो लेक्चर्स और रखेंगे जिसमें हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और बाकी अदर कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, एंड वी विल फिनिश आवर एनटीएससी लेवल मैग्नेटिक इफेक्ट। टाइम प्रॉपर दे रहे हैं, टाइम ज्यादा ले रहे हैं, कहीं भाग के नहीं जाना, बट 100% कंप्लीट करना। तो ट्रांसफार्मर को कंप्लीट कीजिए, डू एवरीथिंग, एनी डाउट प्लीज पूछना जरूर। थैंक यू वेरी मच बेटा।